हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के लेक्चर नंबर 11 में हम 2021 का जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब तक की सीरीज़ में हमने 2011 से लेकर के 2020 तक के पेपर डिस्कस कर लिए हैं। रूल फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अब तक तो पता ही लग गया होगा। सबसे पहले आपको खुद से PYQ लगाना है, ठीक है। और किस बेसिस पे लगाना है? लॉजिक के बेसिस पे। लॉजिक किस चीज़ों में देखना है आपको? ऑप्शंस में नहीं जाना है कि ऑप्शंस में कैसे एलिमिनेशन लग रहा है। 2023 के पेपर में सारे बच्चों ने यही दिक्कत की थी, उन्होंने जो लॉजिक एलिमिनेशन लगा रहे थे ना, वो ऑप्शंस में लगा रहे थे, इस वजह से वो फेल हो गए। लॉजिक आपको किस में लगाना है? हमेशा स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट्स में आप सीख जाओगे, यूपीएससी हमेशा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन फ्रेम करती है, यूपीएससी की यही खास बात है। अदरवाइज़ अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट्स नहीं होंगे ना, वो टोटल फिर फैक्चुअल नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और वो फैक्चुअल नेचर का हो गया तो मतलब वो वापस से जो स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं ना, या फिर वनडे एग्ज़ाम्स, उनकी तरह हो जाएगा कि रटने वाली चीज़ें। इसलिए स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होता है। तो इस स्टेटमेंट्स वाली क्वेश्चंस में आपको देखना है कि उसमें कैसे लॉजिक्स लग रहे हैं, उसको कैसे सिंपली तरीके से आप सॉल्व कर पाते हो अपनी बेसिक नॉलेज से। तो अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। उसकी वजह से आपका क्या होगा, आपको थोड़ा लॉजिक जो है उसको आप लगा सकते हो अच्छे से। आपकी जनरल स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ आपको फ़र्क में पता लगेगी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो 2021 का भी ये पेपर है, ए सेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। द गवर्नर ऑफ RBI इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सही बात है। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू द इशू डायरेक्शन टू द RBI इन द पब्लिक इंटरेस्ट। RBI की बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं कही गई है। जहाँ भी ऐसा नाम आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सर्टेन प्रोविज़न में जो ये गाइडलाइंस दे रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट मोस्टली गलत होती है, ठीक है। तो थर्ड आ जाते हैं। द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉज इज पावर फ्रॉम द RBI एक्ट। तो इस स्टेटमेंट में भी सही है, RBI की जो कि गवर्नर होता है वो RBI एक्ट से लेता है पावर, राइट। तो दूसरी गलत हो जाएगी, बाकी की दो सही है। तो 2 पेयर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3। फिर विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, ठीक है। तो ऑल कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरी कह रही है ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। द नोटिफिकेशन कैन बाई ए नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और एन इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम जैसी है और तीसरी थोड़ी अलग है, ठीक है। और हमें पता है कि 3 में से मोस्टली 2 की प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ गवर्नमेंट का कह रहा है कि वो किसी स्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री को ये कह सकती है कि वो पेजेस सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करेगी। तो एक ऑफिशियल डेटा होगा कि आपने कितना वेज दिया है, कितना नहीं दिया है। तो हाँ, ये पॉजिटिव सेंस में हो सकता है, राइट, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। और पहली और दूसरी में अब इन दोनों में पता है ये दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो एक होगी जो जाती सही होगी, या फिर एक यूपीएससी ने गलत बनाई होगी, दोनों एग्जैक्ट सेम बनाई है। तो देखो ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है जो रेगुलर बेसिस पे काम करता है। यहाँ पे नाम में लिखा है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर मे भी हो सकता है वो कम टाइम के लिए हो, राइट। तो कैजुअल वर्कर कम टाइम के लिए, तो उसको मे भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना मिले, राइट। तो इसके चांसेस है कि ये गलत हो सकता है। दूसरे में ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर। रेगुलर वर्किंग आवर, हाँ ठीक है, जो रेगुलर वर्किंग एंड ओवर टाइम पेमेंट, अगर ओवर टाइम करेगा तो उसकी पेमेंट तो उसको मिलनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो ज़्यादा करेक्ट लग रही है एज़ कंपेरिजन टू फर्स्ट वाली, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्टली 2 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर, तो 2 पेयर। बाकी अगर आपको ये पता है कि आपको ये लग रहा है कि थर्ड वाली सही हो सकती है, उसके बाद भी अगर आपका लगता है इन दोनों में से एक सही होगी, तो यहाँ पे भी अगर आप 2 पेयर लगा देते, राइट। या फिर आपको लगता है थर्ड वाली गलत है, ये दोनों सही है। इससे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे ओनली पेयर वाला, अगर वहाँ पे भी आप ओनली 2 पेयर लगा दे रहे हो, तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता आपका। फिर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन है, ठीक है। कट इन टैक्स रेट और इंक्रीज़ इन द इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज़ करोगे इंटरेस्ट रेट, लोन कम जाएगा, इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा का फ्लो कम होगा, तो रिसेशन और बढ़ेगा, तो ये नहीं होगा। इंक्रीज़ इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, तो हाँ यही होगा कि एक्सपेंडिचर अगर क्या पब्लिक प्रोजेक्ट्स में इंक्रीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा। मनी का फ्लो बढ़ेगा तो इसका मतलब थोड़ी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, ठीक है। तो दूसरी सही होगी। इंक्रीज़ इन द टैक्स रेट बढ़ा दोगे, लोगों की इनकम घट जाएगी, ठीक है, तो तुरंत उनका फिर पैसा कम हो जाएगा, तो खर्च कहाँ से करेंगे। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, अगर आप रिडक्शन करोगे पब्लिक एक्सपेंडिचर से तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए और सी स्टेटमेंट देखो एग्जैक्ट वैसी बनाई है, और बी और डी
तो इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से तो एक होती या फिर इन दोनों में से एक होती, ठीक है। तो अगर इन दोनों का आपको थोड़ा सा मतलब पता था, ये दोनों आपका रिजेक्ट हो जाता सीधा, इन दोनों में से फिर एक आता बी, ठीक है। फिर अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड माइट इंक्रीज, ठीक है। प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीज, अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी मार्केट डिमांड ओरिजिनल वाले की होगी, हाँ होगी। अगर मान लो पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ कर गई तो उसकी डिमांड कम होगी। और उसी टाइम पे कोलगेट उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो मतलब कोलगेट की प्राइस जो होगी वो पेप्सोडेंट से कम होगी एज़ कंपेरिजन, तो उसकी डिमांड क्या करेगी, बढ़ेगी, राइट। तो ये सही है पहली स्टेटमेंट। प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अगर कॉम्प्लीमेंट की इंक्रीज अगर हो रही है प्राइस तो इसकी डिमांड कम होगी, राइट। तो बढ़ेगी नहीं, क्यों? अब जैसे एक कार है, ठीक है, और पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड कम होगी, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार कौन खरीदेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी घटेगी, ठीक है। द गुड इज़ इन्फीरियर गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। गुड क्या है? इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड है मतलब मान लो पहले वो लोकल था कि मतलब ऐसे ही चाय लोकल थी, कोई वहाँ से लेता था, फिर उसको क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, अब उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अब स्टारबक्स में हो जाएगा ना, वो इन्फीरियर गुड्स क्यों परचेज़ करेगा अगर उसकी तो राइट, अगर उसके पास पैसा आ रहा है तो वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट पे जाएगा, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पिएगा, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्राइस फॉल होगी, डिमांड बढ़ेगी, ये सही बात है। 1 and 4 ओनली। फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा है। दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, कह रहे सुपरवाइज और रेगुलेट। तो अगर सुपरवाइज कर सकते हैं चलो मान लिया, लेकिन रेगुलेट अगर रेगुलेट करेगा यार फिर तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो बैंक है। और दूसरी चीज़, इसको मोस्टली आरबीआई को करना चाहिए रेगुलेट वगैरह, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करेंगे फिर तो अपने हिसाब से लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से रीजनल उसके हिसाब से करने लगेंगे, तो उसकी वजह से क्या पता है ये नुकसान में भी जा सकता है। तो सुपरवाइज कर सकते हैं, बट आई थिंक रेगुलेट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। दे कैन इशू इक्विटी एंड प्रेफरेंस हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। दे वर ब्रॉट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन 1949 थ्रू एनवायरमेंट इन 1966, तो हो सकता है। और यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहा है, देखो थर्ड स्टेटमेंट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है, आरबीआई करती है। तो मे बी इस चीज़ की वजह से इनको भी रेगुलेट करने का काम आरबीआई के पास हो, राइट। तो 2 and 3 विल बी मोर करेक्ट हेयर। फिर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहा है। कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द, हो सकता है थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एक्शन ऑफ द आरबीआई, इससे भी हो सकता है। इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, इनसे भी हो सकता है। तो बॉन्ड यील्ड किसी से भी हो सकता है, तो 1 to 3 विल बी द आंसर। फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल नो बॉन्ड्स, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या पूछ रहे हैं, आर इंक्लूडेड इन द एफडीआई, ठीक है। अब फॉरेन करेंसी के कन्वर्टेबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, यहीं पे इसका हिंट छुपा है। अभी कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड होंगे तो मान लो 10 साल के होंगे या फिर 5 साल के होंगे, बॉन्ड लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। और यहाँ कन्वर्टेबल लिखा है, कन्वर्टेबल मतलब आगे चल के ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट में काउंट हो सकते हैं, राइट, हो जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन लिखिए, क्या पता कि वो उसमें कंडीशन हो कि वो 10 साल के पहले आप उसको निकालोगे नहीं, वो इक्विटी में आपका पैसा लगा रहेगा, राइट। या फिर वो मेजॉरिटी स्टॉक ले रहे हो जो एफआईआई वाले हैं, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, तो ये एफडीआई में काउंट होगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये होती इसीलिए है कि अगर किसी फॉरेन वाले को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो 1 to 3 विल बी द आंसर यहाँ। और ये डिपॉजिट है, डिपॉजिट कैसे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, ये तो हमारी लायबिलिटी होती है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इट दैट इट नेसेसरली क्या इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। तो हो सकता है पहले 80 थी हमारी करेंसी, अब वो उसको डिवैल्यू करके हमने 85 पे कर दिया, राइट। तो पहले कोई जो फॉरेनर था $1 में हमसे 80 रुपये का सामान लेता था, अब 85 रुपये का ले सकता है, तो इसका मतलब वो हमसे ज़्यादा सामान खरीदेगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, सही बात है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक वैल्यू फॉरेन करेंसी की बढ़ा कहाँ रहा है, ये तो गिरा रहा है, पहले 80 थी अब तो 85 चली गई, राइट। तो फॉरेन करेंसी में तो हमारे लिए पहले यूएसडी मान लो अगर 1 आता था, अब तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 के करीब आएगा, राइट। तो हमारी फॉरेन करेंसी तो गिरी है, तो ये गलत हो जाएगा। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, तो एक्सपोर्ट तो हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे इम्पोर्ट ना बढ़ें या फिर इम्पोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा ट्रेड बैलेंस भी बढ़ाएगा, राइट। तो 1 साइडेड है, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा, तो 2 and 3 गलत हो जाएगा, ओनली वन पेयर इज द करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर ब्लैक मनी का पूछा है। क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी मेन कॉज ऑफ वरी क्यों है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड लग्जरी हाउसिंग, हाँ ये होता है।
इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स, प्रोसेस ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, ये भी होता है। लार्ज डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये भी होता है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इवेजन, ये भी होता है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी। मेन कॉज पूछा है, कॉज तो चारों दिए हुए हैं। मेन कॉज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज़्यादा परेशानी क्यों है? तो गवर्नमेंट को क्यों परेशानी होती है ब्लैक मनी से? ब्लैक मनी ब्लैक क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं भरा जाता, राइट। वो हिडन इनकम होती है लोगों, ठीक है। जो पैसा है जिस पे टैक्स नहीं लगा वो आपका ब्लैक का होता है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को क्यों दिक्कत है? क्योंकि लॉस हो रहा है एक्सचेकर को टैक्स इवेजन की वजह से। अगर गवर्नमेंट को उस पर टैक्स मिल जाए फिर तो वो वाइट हो जाएगा, राइट। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है? टैक्स इवेजन में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक से पैसा लिया था, ठीक है, पहले हमने लिया था, अब उन्हीं को लौटा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही पैसा है। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस, पब्लिक से हम क्या कर रहे हैं? बोरो ले रहे हैं। बोरो कर रहे हैं तो मतलब पब्लिक को हमें बाद में लौटाना भी पड़ेगा, राइट। और बोरो कर रहे हैं तो इससे इन्फ्लेशन कहाँ आएगा? लोगों के पास से तो पैसा जाएगा। फिर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, आपने बैंक से बोरो कर लिया, ठीक है, बैंक से आपने पैसे ले लिए, लेकिन बैंक को आपको देना भी तो पड़ेगा, ये भी तो आप बोरो कर रहे हो, तो इससे इन्फ्लेशन उतना नहीं आएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, जब लेकर क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, पहले आपके पास 100 की लिमिट थी, ये 100 लोग मान लो, इसमें से 50 पब्लिक के पास था, 20 बैंक के पास था, 30 आपके पास था, ठीक है। तो अब इसमें से आप क्या नाम है, आपने बैंक से ले लिए, 20 लोगों से ले लिए, 10-15 बैंक से ले लिए, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अब क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? अब क्रिएशन ही नया मनी, आप लोगों से नहीं ले रहे हो, आप एक नया मनी क्रिएट कर रहे हो। इसकी वजह से क्या? एक्स्ट्रा मनी मार्केट में आ रहा है, एक्स्ट्रा मनी मार्केट में आ रहा है, इसका मतलब डिमांड भी एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन और इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। फिर मनी मल्टीप्लायर, ये देखो, ये PYQ का क्वेश्चन है, ये PYQ सेम टू सेम आया, ये वाला क्वेश्चन भी PYQ का है, PYQ से आया हुआ। अगर आपने PYQ कराई तो क्वेश्चन बहुत ईजी थे। मनी मल्टीप्लायर देखो, ऑप्शंस भी पूरे सेम दे रखे हैं, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, सेम ही था, ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किस चीज़ से ये इंक्रीज़ होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की बात कर रहा है कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आएगी, डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइजेस इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होगी, मनी का फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में, मतलब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस ये भी होगा कि ज़्यादा खर्चा किया बजट में, एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है हमने, उसकी वजह से क्या होगा? मार्केट में पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, अब जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से वेज भी बढ़ेगी आपकी, इससे एक्स्ट्रा डिमांड कहाँ क्रिएट हो रही है? इससे तो आपकी सेम ही रहेगी ना, क्योंकि जितनी वेज इन्फ्लेशन बढ़ रही है उतनी वेज भी बढ़ रही है, दोनों सेम अमाउंट में ही है, तो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, तो यहाँ से भी गलत हो जाएगा। हायर परचेजिंग पावर, अगर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए, पहले 5 रुपये में आप क्या नाम है, मान लो 10 रुपये का सामान ले पाते थे, अब क्या हुआ? अब 5 रुपये में आप 20 रुपये का सामान ले पाते हो, राइट। तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा? डिमांड भी आपकी बढ़ेगी, राइट। तो ये भी हो जाएगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मतलब इकोनॉमी में लोन कम दिया जाएगा, तो मनी का फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होगा, मनी का फ्लो डिक्रीज़ होगा तो मतलब डिमांड डिक्रीज़ होगी, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे क्या हुआ? ऑप्शन इसमें 3 पेयर हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 4, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। देखो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता मैं, यहाँ से एलिमिनेट करोगे तो ये तो यूपीएससी चेंज कर सकती है, ये कभी भी हो जाएगा, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देना, आपको आंसर यहाँ से निकालना है, इस टोटल में से, ठीक है। तो और देखो 5 में से 3 मैंने बताया, मोस्टली जगह 5 का 3 लग जाता है कि 5 में से 3 सही होते हैं, नहीं तो 5 में से 2 जाता है। 5 में से 1 सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और 5 के 5 सही तभी होते हैं मोस्टली केसेस में जब वो बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट हो, राइट। मोस्टली इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं कि इमिशंस कौन कौन से होंगे इसमें से, या फिर जहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटी होती है कि चारों की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वैसे होते हैं। बाकी 5 में से 3 मोस्टली सही होते हैं, ओके। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट, हो सकता है। फिर द नेगोशिएटेड डीलिंग ऑर्डरिंग मशीन इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हो सकता है ये भी। फिर क्या लिखा है? फिर द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज़ जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे 2 लोगों का नाम दिया, RBI, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे की जगह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसमें 2 फैक्ट दे रखे हैं, तो क्या पता ही गलत हो, ठीक है। और दूसरा क्या है,
नेगोशिएटेड डीलिंग मशीन इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मोस्टली क्या नाम है मैनेज कौन करता है, आरबीआई करती है। तो मे बी यहाँ पे नेगोशिएटेड डीलिंग मैचिंग ऑर्डर मैचिंग का बात कर रहा है तो आरबीआई करता है, तो मे बी ये आरबीआई करता हो, राइट। पहली ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में कर सकता है, प्राइमरी मार्केट में हो सकता है। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर है। फिर आ जाओ विथ रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट की बात कर रहे हैं, नाम से कर रहा है वाटर और क्रेडिट मतलब कुछ लोन पे पैसा दिया गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। इट अ माइक्रो फाइनेंस वर्ड आ गया, टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, सही है। ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, फैक्ट आ गया, गलत है। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स, ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज़। हाँ ये भी सही है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। पहली तीसरी सही है, दूसरी गलत है इसमें। फिर देखो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, क्या सेंट्रल बैंक के फंक्शन की, ठीक है। लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्स, ये नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का सिंपल सा फैक्ट है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना आरबीआई के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता है आपसे, क्योंकि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट वो किसके लिए होता है, बैंक्स के लिए होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, सही है। लेंडिंग गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओनली ट्रू। फिर R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्टेशन ऑफ R2 कोड ऑफ R2 कोड, ठीक है। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग, ठीक है। 2 आ गए इसके स्टेटमेंट में, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है और यहाँ पे भी प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो सकती है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, इसमें कहीं R2 की बात ही नहीं आ रही है। फिर रिस्पॉन्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप की ये बात कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी नहीं होगा मोस्टली, ये भी इनसे भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। इसमें प्रैक्टिसेस आ रही है, ये भी नहीं होगा मोस्टली। इसमें R2 भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल भी है, रिसाइकलिंग भी है और प्रैक्टिसेस भी है, तो ये मोस्टली यही होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर हियर। फिर वाई देर इज़ अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, ठीक है। दे मे रिलीज लेथल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द मोमेंट, यहाँ पे एक अमाउंट दे दी लेथल क्वांटिटीज़। अब लेथल हो सकती है, क्या पता लेथल नहीं हो, वो थोड़ी कम हो, राइट, या फिर स्मॉल हो, या फिर उतनी हो कि क्या नाम है वो उतनी पॉइजनस ना हो या फिर हार्मफुल ना हो, राइट। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो सकती है। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इन द एनवायरमेंट, तो हाँ हो सकता है, सम हैवी मेटल्स लिखा है, राइट। तो इट कैन कॉज द दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। अब देखो पहली स्टेटमेंट और तीसरी में देखो क्या लिखा है, मे रिलीज सल्फर, कोई वो क्वांटिटी नहीं दी है, कोई फैक्ट जैसा नहीं है, जनरल स्टेटमेंट बना के दी है। और पहली में देखो दे मे रिलीज लेथल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो क्या पता लेथल में नहीं करते हो, राइट, कोई बहुत छोटी अमाउंट में करता हूँ, राइट। तो पहली स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाएगी, दूसरी ये सही हो जाएगी और ये भी सही हो जाएगी। 2 and 3 2 पेयर विल बी द आंसर। फिर विथ रेफरेंस दो फर्नेकॉल, इसमें देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, हाँ ठीक है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट जनरेट पावर, ठीक है। इट यूजेस कॉजेज सल्फर इमिशन इन टू इन्वायरमेंट, कोई क्वांटिटी नहीं दी, कोई फैक्ट नहीं दिया है, कोई ऐसा कुछ नहीं दिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो राइट ये भी सही हो जाएगी। तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, ऊपर वाले में भी 1 2 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे बस लेथल क्वांटिटीज़ लिखा है, दैट्स द थिंग, यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। तो 2 and 3 विल बी द आंसर। फिर ब्लू कार्बन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ब्लू कार्बन, अब ब्लू नाम में ही ब्लू आ रहा है, तो मतलब किसी इसका जो सोर्स होगा वो ब्लू होगा, ठीक है। क्या है, कार्बन कैप्चर्ड बाई ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ये दोनों ब्लू होते हैं, हाँ ठीक है। सस्टेन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स, तो इसमें तो ग्रीन वाला आ रहा है कुछ, तो मे भी ना हो। कार्बन कंटेनिंग पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ये भी किस में होते हैं, ये तो ब्लैक में होते हैं। कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये जरूरी नहीं है कि ब्लू ही हो, राइट। अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो ए और डी में आप आ जाओगे कि एटमॉस्फेयर भी आपका ब्लू होता है, तो इससे हो सकता है। तो ए और डी में फिर 50-50 में आपको रिस्क में जाना पड़ेगा। बाकी अगर आप डायरेक्टली थोड़ा सा इतना ज़्यादा दिमाग नहीं थोड़ा कम लगा के डायरेक्ट सोचते तो ओशियन है सीधा, ओशियन तो ब्लू होता ही है, तो ऑप्शन ये डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ से ब्लू कार्बन के लिए ए। फिर इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड सर्वाइविंग ऑन अ सर्फेस विदाउट सॉइल की बात कर रहा है। फर लीचन मॉस मशरूम हमें पता है कि वो सॉइल में होता है, तो मशरूम तो नहीं होगा, ये हो गया। और लीचन मॉस, ये दो एक ऐसे जो प्राइमरी सक्सेशन करते हैं, राइट, जो एक बेयर रॉक पे भी फॉर्म हो जाते हैं। कहीं भी आपको ऐसे अगर रॉक देखा है आपने कहीं बहुत सारा टाइम से पढ़ा, उसको भी ग्रीन से ऐसे और
ब्लैक से लगे रहते हैं, राइट। तो लिचेन और मॉसी होते हैं, ठीक है। और लिचेन का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है कि किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो ये भी PYQ है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा होता तो यहाँ से भी आप कर लेते। तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर है। फिर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है। कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट, लेमन ग्रास, नट ग्रास। हमें इन तीनों का तो नहीं पता, लेकिन लेमन ग्रास बहुत जगह होता है। गांव में आज भी नींबू काट करके उसमें एक ऐसा कुछ लगा करके उसको रखते हैं, राइट, जिसकी वजह से मच्छर नहीं आते हैं, कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। तो लेमन यहाँ पे वर्ड दिया हुआ था, लेमन ग्रास। अगर आपको थोड़ा सा पता होता है लेमन के बारे में कि लेमन में वो साइट्रिक एसिड होता है, राइट, जिसकी वजह से मोस्टली जो मॉस्किटो वगैरह होते हैं वो उसकी महक से नहीं आते हैं, इसलिए लेमन को फ्रेशनेस की तरह भी रखा जाता है कि फ्रेशनेस बहुत देता है। तो लेमन विल बी द आंसर यहाँ पे, लेमन ग्रास। यहाँ से कीवर्ड था लेमन, जहाँ से आप आंसर निकाल सकते थे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ द ओशन। प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहा है जो कि फूड चेन ओशंस में, ठीक है। क्या डायटम, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फूड चेन का, कि फूड चेन मरीन में आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर चूज़ करना था, उसमें भी डायटम था। देखो यहाँ पे भी डायटम दिया हुआ है। डायटम अगर आपने PYQ लगाया होता सीधे हो जाता। साइनोबैक्टीरिया वहाँ भी दिया हुआ था, यहाँ भी दिया हुआ है। वहाँ पे क्रस्टेशियंस दिए हुए थे, डायटम, क्रस्टेशियंस और एक और चीज़ थी, नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती। तो अगर आपने वो क्वेश्चन किया होता यहाँ से आप डायरेक्टली 2 and 3 पेयर पे आ जाते और ये हो जाता आपका ऐसे क्वेश्चंस पे। बाकी अगर इस पर ओनली पेयर वाला आ जाए तो इसमें ओनली 2 पेयर हो जाता है आपका, ठीक है। फिर देखो, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बी कैप्चर्ड बाय द प्रेडिएटर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल अप प्रोटेक्ट देयर वनरेबल पार्ट्स। तो क्या होगा, पेंगोलिन होता है, ये आपको मोस्टली लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने फिर यूपीएससी के PYQ आप नहीं कर रहे हो। पेंगोलिन यूपीएससी कितनी बार पूछ चुकी है। फिर यहाँ पे दूसरा क्या होगा, मरमट और हेग डॉग। इन दोनों में से आपको लग रहा है क्या पता एक हो सकता है, 3 की तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से एक तो आपको पता लग गया सही है और 2 में से एक सही होगा, तो यहाँ पे आप 2 पेयर मार्क कर देते, राइट। 2 पेयर में आपका सही हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, 2 पेयर का ऑप्शन क्या है, 1 2 और 1 3। 1 2 1 3 मतलब तीसरा तो हमें पता है करेक्ट है, तो 1 1 3 हो जाए, डी सीधे आंसर आ जाता आपका ऐसे, ठीक है। बाकी 2 पेयर में तो डायरेक्टली 2 पेयर ही पे ही आप मार्क कर दो, वहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की बात कर रहा है फॉरेस्ट पे। इट वाज इंडोर्स इन द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज 2014। एक फैक्ट आ गया, ये क्लाइमेट समिट वाला भी फैक्ट है, ठीक है। इट इंडोर्स ग्लोबल टाइमलाइन टू इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये सही स्टेटमेंट है। इट्स अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, ये तो गलत हो सकता है क्योंकि लीगली बाइंडिंग जब ऐसे वर्ड लिखा होता है ना तो मोस्टली गलत होता है। इंडोर्स बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, हो सकता है ये तीसरी स्टेटमेंट सही लग रही है। इंडिया वॉज एट सिग्नेटरी एट इस इंसेप्शन, ऐसी जब भी स्टेटमेंट आती है ना, मैंने पहले भी बताया कि इंडिया उसके सिग्नेटरी इंसेप्शन पे, या फिर इंडिया उसका बहुत मतलब स्टार्टिंग में उसने किया है प्रमोट, ऐसा कुछ, तो स्टेटमेंट मोस्टली गलत होती है, बनाई हुई होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 और 4। तो आपका आंसर भी आ गया 1 2 4, और 5 में से देखो फिर 3 पेयर। फिर मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्ट होते हैं न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स के एज इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से होते हैं। तो ब्रेक ऑफ द मोटर, नाम में क्या है, मैग्नेटाइट पार्टिकल, तो मैग्नेट जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे निकल सकता है ये। तो ब्रेक मोटर व्हीकल के हो गया, इंजन्स मोटर व्हीकल के, हाँ इसमें भी हो सकता है मैग्नेट। माइक्रोवेव स्टोन्स विद इन द होम्स, इसमें होते हैं कि नहीं ये कंफर्म करना पड़ेगा। पावर प्लांट्स, टेलीफोनिक लाइन, तो हम इन तीनों में से एक चूज़ करना है। तो 5 में से अगर 3 का रूल यहाँ लगाते थे तो भी सही होता, 3 पेयर आपके यहाँ पे सही हो जाते, ठीक है, डायरेक्टली। अब वैसे नहीं है, ऐसे ऑप्शंस आए हुए हैं, तो आपको अब देखो 1 2 तो आपको पता लग गया, 1 2, बाकी अब इन तीनों में से एक 3 होगा, तो इन तो इसमें है नहीं, इसमें 1 2 4 डायरेक्टली आ गया आपका। 5 में से 3 में 1 2 4 आ जाएगा, पहला दूसरा, और चौथा यहाँ पावर प्लांट। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर है, ठीक है। तो फिल्टर फीडर में क्या हो जाएगा कि वो मतलब डायरेक्टली नहीं, उसके पास एक फ़िल्टर जिसके थ्रू वो फीड करता है आने वाले मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर में ऐसे तैरते रहते छोटे छोटे उन्हें, ठीक है। तो कैटफिश, ऑक्टोपस तो नहीं होगा, कैटफिश, पेलिकन। अब देखो ये थोड़ा फैक्चुअल इन नेचर है, अब इसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। बट द थिंग टोटली आप ये सोचो कि इसको लॉजिक पे कर ले तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अगर आपके कैटफिश के बारे में आपने पढ़ा नहीं, ऑक्टोपस के बारे में पढ़ा नहीं, ओयस्टर, पेलिकन यहाँ काट सकते हो, चलो कि पेलिकन नहीं होगा, मान लो कि पेलिकन तो ऐसा बड़ा सा हो जाएगा, तो पेलिकन के लिए नहीं होगा, राइट। बाकी 3 में फिर आपको यहाँ पर रिस्क होगा कि इसमें से क्या लगाएं। 50-50 में भी आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी, तो आप कर सकते हो, ओके। बाकी इन तीनों में से किसी के बारे में अगर आप जानते हो तो कर लोगे, ठीक है। बाकी 26 में ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाएगा आपके लिए, ओके।
फिर 27 बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की बात हो रही है, वेदरिंग ऑफ रॉक की बात हो रहा है, इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द इंटर साइकिल्स। लास्ट ईयर 2020 में ही क्वेश्चन आया है रॉक फॉस्फेट का, ठीक है, रॉक फॉस्फेट का। और यहाँ क्या पूछ रहा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के थ्रू, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, इज़ द मेन सोर्स ऑफ द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द इंटर ऑफ द साइकिल। तो कार्बन साइकिल तो नहीं होगी, कार्बन तो ऐसे भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी गैस के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस ही है, रॉक फॉस्फेट देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, अगर आपने यहाँ से पढ़ा होता सीधे रॉक फॉस्फेट फॉस्फोरस साइकिल हो जाती है। सल्फ़र, वैसे भी सल्फ़र तो आपके ऑयल रिफाइनरीज से भी आता है, तो ये भी यूपीएससी का PYQ है कि सल्फ़र जो होते हैं PYQs में लिखा हुआ था कि वो ऑयल रिफाइनरीज से आते, तो ये भी आप काट देते, ऑप्शन सी आपका डायरेक्ट आ जाता अगर आपने सिर्फ PYQ करे होते। फिर करेक्ट द फॉलोइंग यूजिंग द कोड बिलो। अर्थ क्या है, डेट्रीवोरस कौन कौन से हैं इसमें, डेट्रीवोरस मतलब नीचे जो होते हैं, डेट्रीवोर जो होते हैं मतलब डिकम्पोज का काम जो करते हैं। अर्थवॉर्म करता है, जेलीफिश पता नहीं, मिलीपीड्स हाँ करता है, सी हॉर्स का क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है, PYQ का ये 2 बार आ चुका है। वुडलीस दीमक ये भी करते हैं। तो रेट क्या हो गया 135, अपने को 3 तो मिल गए और 5 में से 3 का मोस्टली रूल होता है, तो 5 में से 3 135, तो 135 ये हो गया, आंसर आ गया आपका। फिर देखो कॉमन कार्बन मेट्रिक की बात कर रहा है, सपोर्टेड बाय द UN। अब इसमें है क्या, तो यहाँ लिखा है असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, कि बिल्डिंग ऑपरेशंस के कार्बन फुटप्रिंट को हमें देखना है, ठीक है। फिर इनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू इंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग। कार्बन इमिशन ट्रेडिंग के लिए आपको एंटिटीज़ पूरी कमर्शियल फार्मिंग की एंटिटीज़ को अराउंड द वर्ल्ड टू इंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग, तो कार्बन मेट्रिक, तो इसके लिए हो सकता है इनेबलिंग गवर्नमेंट टू एसेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज़। उनकी कंट्री से कितना हो रहा है, ये तो ऑलरेडी आपके पास होगा ना यूनिट, इसके लिए इतने साल से वो कार्बन वैसे ही मेजर कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा। असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कॉमन कार्बन मेट्रिक मतलब ढेर सारी जगह कैलकुलेट हो रहा होगा, राइट, और उसके लिए फिर उन्हें कॉमन कार्बन मेट्रिक बनाया होगा, एक कॉमन मीटर बनाया होगा कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस यूनिट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है ओवरऑल इन अ यूनिट टाइम, ओवरऑल करना होगा तो एक कॉमन कार्बन मेट्रिक क्यों बनाएंगे, राइट, फिर तो आप एक ही बना लो जिसकी मदद से आप एक बार में उसको कैलकुलेट कर लो, तो ये भी नहीं होगा। तो मोस्टली चांस किस में है, बी या ए या बी में, ठीक है। एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू इंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग और असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, तो मोस्टली इसमें फिर आप ए और बी में आ सकते हो 50-50 में, या फिर अगर आप इसको भी काट दोगे तो ए और डी में आपको कन्फ्यूज़न आ सकती है, राइट, कि ए और डी में से, तो 50-50 में यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि आप क्या लगाते हो, ठीक। बाकी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ये पूरी यूनिट टाइम के लिए, और यहाँ कॉमन कार्बन मेट्रिक लिखा है, मतलब उसकी यूज़ जो हो रहे काफ़ी जगह पे हो रहे होंगे, राइट, और सबकी यूनिट सेम करने के लिए कॉमन कार्बन मेट्रिक आया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेसिफिक, तो सिनेडियंस हो सकता है, क्या पता कर ले, फंगाई का तो पहले ही हमें पता है कि एल्गी के साथ करता है, राइट, इस क्वेश्चन आया होता लीचेन वाला जो मैं बता रहा था PYQ में, तो वहाँ से ये तो करेक्ट ही होता। प्रोटोजोआ भी क्या पता किसी एक के साथ करता हो, इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो 1 2 3 ऑल वे द आंसर यहाँ पे। फिर आ जाओ 64 योगिनी टेम्पल के बारे में बात कर रहा है, नियर मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड बाय द डिज़ाइन ऑफ कच्छपाता डायनेस्टी, ठीक है, हो सकता है, एक फैक्ट दिया हुआ है लेकिन मान लेते हैं। इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल, ओनली सर्कुलर टेम्पल, क्या पता एक और हो, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फैक्ट हो गया, ओनली सर्कुलर फैक्ट गलत हो जाएगा। इट इज़ मेंट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट की बात कर रहे हैं, इन द रीजन, क्या पता कोई और करता हो। इट डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू द पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब यहाँ पे सर्कुलर नेचर की बात कर रहा है, सर्कुलर टेम्पल है, यहाँ पे भी सर्कुलर टेम्पल लिखा है, तो मे बी ये हो सकता है कि इसको इंस्पायर हो, हमारा पार्लियामेंट भी ऐसे सर्कुलर नेचर में है, राइट, तो ये हो सकता है। अपने को पहला लग रहा है कि पहला हो सकता है, ठीक है, दूसरा तो एक्सट्रीम था, दूसरे को तो हमने सीधे काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओ कि आप 3 पेयर, तो 3 पेयर लगा सकते हो या फिर 2 पेयर लगा सकते हो। बाकी अगर ऐसे ऑप्शंस आते तो वहाँ पे आपको सीधे हो जाता कि आपको पता है दूसरा गलत है, दूसरा काटते ही आंसर आ रहा है आपका 1 and 4 ओनली, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता आपका ऐसे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स वेल नोन फॉर एलोबरेट वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट
बाई बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू द कनेक्टेड रिजर्वायर। तो वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक ही सिटी थी जो आईवीसी की सबसे ज़्यादा फेमस थी, वो कौन सी थी? धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा यहाँ सामने ऑप्शंस में, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट है। अगर आपने हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट होती है, अगर आपने एनसीईआरटी आप अच्छे से करके जाओ तो सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हो जाएंगे। फिर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज वर द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो भरूच गुजरात के साइड था, सूरत में 1613 में आई थिंक की थी उन्होंने, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। तो साउथ में तो काफ़ी लेट गए थे क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है, मतलब 1601 से 1625 तक, ठीक है, 1625 तक तो साउथ में उतना गए नहीं थे। तो फैक्ट्रीज़ की बात कर रहा है तो वन ओनली होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो अगर आपने थोड़ा बेसिक पैक पढ़ा है, स्पेक्ट्रम से बेसिक्स अपने कवर किए हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। 34 डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द 7th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर होल्डिंग पावर इन द नॉर्थ इंडिया। गुप्तास ऑफ मगध, परमार्स ऑफ हमारे पुष्पति, थाने और मौकरी, यादव ऑफ देवगिरी। यादव ऑफ देवगिरी पे काफ़ी बाद में आए थे, इन पे खिलजियों ने भी अटैक किया था, राइट, उस टाइम पे। तो यादव देवगिरी तो काफ़ी बाद में थे, चौथा तो आप पाँचवा सीधे सीधे काट सकते थे, ठीक है। और 6 में से मोस्टली 4 का रूल होता है, 6 में से 4 सही होते हैं, ऐसा नहीं तो 6 में से 3 भी होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं मोस्टली, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किए हैं। मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा होते हैं, बस मोस्ट ऑफ द केस अगर आप कुछ नहीं आ रहा है तो 6 में से 4 आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते 6 में से 4 एक ही ऑप्शन था, ये आपका हो जाता, ठीक है। बाकी अगर ये 5वां आपको पता लग जाता कि 5वां तो नहीं होगा, ये काट देते, ऐसे ऑप्शन आ जाए तो ये काट देते, फिर आपका 2 3 4 बचता और 1 3 4 6 बचता। तो इसमें आपको देखना पड़ता है 2 3 4 या फिर 1 3 और 4 और 6, ठीक है। तो 3 4 तो आपको पक्का हो जाता कि 3 4 तो होंगे, राइट। तो आपको 2 और 1 में होता। अब गुप्तास ऑफ मगध लिखा है और लिखा है कि 7th सेंचुरी हर्ष फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। तो क्या पता गुप्ता का डिक्लाइन उस टाइम पे एक गुप्ता तो रह ही गया हो, राइट। तो 1 की पॉसिबिलिटी थी, तब भी कर लेते आप ऐसे 1 3 4 6। फिर विच अकॉर्डिंग द पोर्चुगीज राइटर न्यूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ में एक्सपर्ट होती थी विजयनगर की वुमेन? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूट सिंग हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, काम कर सकती है, एस्ट्रोलॉजी भी वुमेन कर सकती हैं, सूट सिंग कर सकती हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकती हैं। रेसलिंग, अब रेसलिंग में यही है कि क्या पता करती हो वहाँ की महिलाएं, ये भी चांसेस है नहीं करती हो, यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया और लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूनीज के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो ऑप्शंस तो वैसे 4 में से अब आप वैसे आ जाएंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3 पेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव, 50-50 में इसमें आप आ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ऐसी स्टेटमेंट आ गई तो आपको सीधे 2 3 4 आपको लग रहा है सही है, 2 3 4 एक ही ऑप्शन में, 1 2 3 4 में ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर ऐसे ऑप्शंस नहीं आते तो फिर आपको 3 और 4 में एक थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा कि मैं 50, क्योंकि ये 3 काम तो डायरेक्टली ऐसे हैं कि वुमेन कर सकती हैं। रेसलिंग में है कि थोड़ा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, उधर की है तो मे बी रेसलिंग ना करती हूँ, तो चांसेस है कि रेसलिंग नहीं करती, थोड़ा लगे कि रेसलिंग क्यों करेंगे उस टाइम में वुमेन, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू मदमपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें तो वेपिंकली वेंकैया डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है पत्तवी सीतारामैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था आंध्रा रीजन में, यहाँ ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में कहीं मदनपल्ले का नाम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी डायरेक्ट गलत हो जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया था नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, ईयर ये भी पता नहीं। मैडम ब्लावस्की एंड कोलन स्कॉट सेटअप एट हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर, ये अध्यार में की थी आई थिंक, राइट। ये भी गलत हो जाएगी, ये तो स्पेक्ट्रम, ये दोनों तो स्पेक्ट्रम बेसिक आपने कवर किए होते हैं, वहाँ से आपके कट हो जाते हैं, ठीक है। अब बचा ए और सी, इन दोनों में आपको 50-50 में रिस्क लेना होता कि कौन सा सही होगा। बाकी इसका ऑप्शन तो सी सही है वैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर आपने हिस्ट्री की है एंशिएंट इंडिया तो वहाँ से ही आपका करेक्ट हो जाता। बुरज़ाम रॉक कट साइंस, बुरज़ाम में रॉक कट साइंस नहीं है, ये कहाँ पे, ये कश्मीर के साइड पाया जाता है, तो वहाँ पे रॉक कट साइंस नहीं है। चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा है, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट ये भी हैं। ये तीनों चीज़ें एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी हुई है, अगर वहाँ से आपने पढ़ा होता डायरेक्टली आपका ये हो जाता 2 और 3, ऑप्शन डी 2 पेयर। फिर
38 is the resigned of the Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in the pursuit of fugitive Qasim Prince। तो ये स्टेटमेंट से ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से आई हुआ। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होती, ये तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से बेसिक्स वाली क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंदस। तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, फिरोज शाह तुगलक था आई थिंक, राइट। 1398 में आया था ना तैमूर। उस टाइम पे कौन था? फिरोज शाह तुगलक था या उसके बाद का कोई होगा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं था। ये गलत हो जाएगी, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट वॉज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ देवराया सेकेंड विजयनगर एम्पायर वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो ये भी गलत है, देवराया के टाइम पे नहीं आया था। ये भी आपको दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाता। तो ओनली 1A विल बी द करेक्ट हेयर। इसलिए बोलता हूँ कि मोस्टली जो बेसिक बुक है ना आपकी, वो पढ़ के ही जाया करो, ठीक है। तो अब देखो, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जीसस ऑर्डर। तो हो सकता है जीसस ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर सेंट फ्रांसिस, ठीक है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, फैक्ट आ गया। और चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम, तो डाइड इन गोवा, ये फैक्ट है। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो ये हो सकता है कि उनके फीस्ट मनाए जाते हों। जरूर ऐसा तो नहीं ना कि अब मान लो अगर वो फाउंडिंग मेंबर थे और गोवा में क्रिश्चियंस कितने सारे हैं, राइट, तो मे भी उनका जो फीस्ट है वो वहाँ पे हर साल मनाया जाता है। ये तो जनरल स्टेटमेंट है, मनाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरी में थोड़ा डाउट, और 3 में से 2 का मोस्टली रूल होता है कि 3 में से यूपीएससी 2 सही देती है। तो यहाँ पे उसी के साथ हम जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर मिताक्षरा वॉज अ सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट, दया भाग वॉज अ लोअर सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि स्वैपिंग कर दी हो, इसमें डाल दिया हो और ये इसका इसमें डाल दिया हो, ऐसा हो सकता है। फिर मिताक्षरा सिस्टम, द सन्स क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। वेयर इज द दया भाग सिस्टम? इट इज़ ओनली ऑफ द डेथ ऑफ द फादर द सन्स कैन क्लेम द प्रॉपर्टी। तो ये हो सकता है, इतनी डिटेल में दे रखी है स्टेटमेंट, राइट। तो मे भी करेक्ट हो सकती है, स्वैपिंग भी हो सकती है। तीसरी पढ़ लेते हैं। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि मिताक्षरा सिस्टम डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी held by the male members only, whereas the Daya Bhag system deals with the matters related to the property held by the both male and female members of the family। अब इसमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ मेल की बात कर रहा है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा है। तो इसमें भी क्या पता इन्होंने स्वैपिंग कर दी हो। तो ऑप्शन तीनों में से, लेकिन 3 में से 1 तो करेक्ट दिया ही होगा यूपीएससी ने। तो अब ये देखो, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और यहाँ पे कोई ऐसा वो भी नहीं है कि तीनों स्टेटमेंट में 2 का कंपैरिजन किया गया है। तो एक को सही लगाने के लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं है, राइट। और दूसरा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। और स्वैपिंग के चांसेस तीनों में है। 2 स्टेटमेंट का अगर वो दिया हुआ है तो स्वैपिंग तीनों में हो सकती है। बट द थिंग, इसमें सबसे डिटेल में और जो सबसे लॉजिकल लग रही है, यहाँ पे मेल मेंबर्स ओनली लिखा है। तो ओनली लिखा है, क्या पता है यहाँ पे फीमेल भी होती हों, राइट। तो इसके चांसेस में भी हैं गलत होने के। और ऊपर वाले में लिखा है अपर कास्ट, यहाँ पे लिखा है लोअर कास्ट। सिविल लॉ उनके लिए होता है मिताक्षरा, दया भागा, राइट। तो मे भी चांसेस हैं। तो 3 में से अगर लगाना हो तो यहाँ पे तो इन दोनों में आपको 1 लगाना पड़ेगा कि या तो 1 हो स्वैपिंग है या तो 2 हो सकता है, क्योंकि स्वैपिंग तो मे भी की गई हो उन्होंने पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे मे भी क्या हो जाएगा आपका 2 ओनली। अब ऐसे ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पे आप 3 ओनली काट देते तो 2 ओनली यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाता है, या फिर 1 and 2 इस पर 50-50 पे आ जाते। उसमें भी आप 50-50 में भी आ जाओगे कि ओनली 1 पेयर लगाऊँ या फिर ओनली 2 पेयर लगाऊँ, ठीक है। इन दोनों में 50-50 में आप आ जाओगे, तो वहाँ से फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आप सही करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विथ रेफरेंस द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमला एंड केशवमरा। क्या थे ये? अगर आपने ये एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में इनके नाम दिए हुए हैं। थोड़ा सा गूगल करके अगर उसे पढ़ा होता तो वैसे पता लग जाता। तो मोस्टली क्या थे, ये प्ले राइट्स थे, ठीक है। तो वहाँ से बाकी फैक्चुअल है पूरा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो यहाँ पे लॉजिक लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैक्चुअल है पूरे, तो ऐसे होंगे थे, ठीक है। 42, द मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 एम रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन अबव द 21। तो ये तो नहीं था, ऑल द वुमेन को दिया ही नहीं गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन इलेक्शन। हाँ, तो रिजर्व सीट दे दी गई थी वुमेंस को। ये तो स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी वहाँ से हो जाता तो 2 ओनली। फिर 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो ये भी स्पेक्ट्रम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है बेसिक। क्विट इंडिया रेवोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द AIC। फिर
फिर आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये डायरेक्टली बहुत फेमस बुक है, किसकी है, महात्मा गांधी की है, राइट। ये तो हर जगह दी हुई है, यूपीएससी ने कितनी बार पूछा, और यूपीएससी मोस्टली बुक्स के बारे में ऐसे जब पूछता है तो ये मोहनदास करमचंद गांधी, इसके पहले भी उसने एक बुक के बारे में पूछा था, अनटू द लास्ट, राइट। ये भी किसकी थी, एम के गांधी जी की थी, उसी से पूछा था उन्होंने। और एक और क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यूपीएससी एक बार 3 बार लगभग इस क्वेश्चन को मिला ले 3 बार महात्मा गांधी की बुक से पूछ चुका है, तो अगली बार भी चांसेस है मे भी महात्मा गांधी के बुक से कोई पूछ ले। फिर रेफरेंस पूछा है मेडिवल इंडिया का, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी डायरेक्ट आया हुआ है, दिया हुआ है। मेडिवल इंडिया अगर आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि सबसे ऊपर क्या होगा, सरकार होगा, फिर परगना आएगा, फिर सूबा आएगा। और सूबा तो वैसे ही होता है, लोग बोलते हैं सूबे में, पंजाब अगर आप गए तो पंजाब में भी लोग बोलते हैं साढ़े सूबे विच, तो सूबा मतलब क्या होता है, मोस्टली एक स्टेट को बोलते हैं सूबा पूरा, ठीक है। तो फिर आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड, ये भी देखो, ये भी स्पेक्ट्रम का टाइप। हिस्ट्री के देखो सारे क्वेश्चन मोस्टली जो फैक्चुअल आ रहे हैं ना, आप या तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न के स्पेक्ट्रम से हो जाएंगे, और एंशिएंट और मेडिवल के आपके एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो यहाँ से हो जाएंगे, तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं आपके पूरे, ठीक है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है उतना। इसका ईश्वरचंद्र विद्यासागर डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी देखो, नवाज खान, प्रेम कुमार ढिल्लों, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये क्या थे, ये ऑफिसर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, ये भी डायरेक्ट स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ से उठा के। ये सारे फैक्चुअल इन नेचर है, और हिस्ट्री फैक्चुअल होती है मोस्टली, इसलिए वहाँ पे उतने वो नहीं होता, ठीक है। इसलिए लेकिन आपको अगर आपने थोड़ा सा बेसिक अपने कवर किया है ना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आराम से हो जाएंगे। फिर निज़ाम ऑफ आरकॉट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, तो आरकॉट तो यार पहले भी हो सकता है, हैदराबाद स्टेट तो बाद में बना था लगभग। मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगरा, तो हो सकता है मैसूर किंगडम उसके बाद आया विजयनगर, क्योंकि विजयनगर एम्पायर था, उसके पहले तो ऐसे छोटे मोटे रूल्स थे वहाँ पे, राइट। तो रोहिलखंड जो था वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ दैट इज़ एक्वायर्ड बाय द अहमद शाह दुर्रानी, तो दुर्रानी के पहले क्या पता, दुर्रानी के पहले कितने लोग आए, किसी और का भी हो सकता है भाई, राइट। अफगान तो काफ़ी सारे आए थे उधर से जो हमला करते थे, तो अहमद शाह दुर्रानी ये फैक्ट आ गई तो गलत हो सकता है। तो इन दोनों में से देखो, ये दोनों सेम जैसी स्टेटमेंट है, इन दोनों में से चांसेस है कि एक ही सही हो, राइट। तो मैसूर विजयनगर से तो निकल सकता है, लेकिन आरकॉट हैदराबाद से निकला है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आरकॉट तो आई थिंक पहले भी रहा है, तो राइट ये गलत हो जाएगा, टू ओनली हो जाएगा। फिर ये देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, अजंता वगोरा पे, सांची चंबल पे, पांडुलेना केव्स नर्मदा पे, अमरावती गोदावरी पे। इन सारी चीज़ों में अगर आपको कुछ नहीं बदले, लेकिन आपको ये पता है कि यूपीएससी की थीम है, यूपीएससी की थीम क्या है, अजंता। यूपीएससी क्वेश्चन हर साल पूछती है अजंता से, ठीक है, केव्स में। तो अजंता अगर आपको पता सीधे मार करके आते हैं ऑप्शन ए पे अजंता पे, तो भी आपका ये करेक्ट हो जाता। फिर 21 फरवरी इज़ डेट डिक्लेयर टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज बाई यूनिसेफ। अब यहाँ यूनिसेफ का वर्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या पता कोई और ऑर्गेनाइजेशन कुछ और यूपीएससी फैक्ट में गलत करती है, इसको गलत मान लेंगे। डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वॉज रिलीज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के टाइम पे उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान भी उसके साथ था, ईस्ट पाकिस्तान में मोस्टली बांग्ला बोली जाती थी, तो मे बी नेशनल लैंग्वेज के लिए बांग्ला का भी नाम उस टाइम पे दिया गया, राइट। तो ऑप्शन 2 कैन बी द करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।